है दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। तो हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियाँ हैं। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो तीन ही श्रेणियाँ हैं। पहले पे सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे पे उच्च न्यायालय, तीसरे पे अधीनस्थ न्यायालय। ये आपस में एकीकृत हैं। अब हम देखेंगे कि न्यायालय की यह एकल प्रणाली न्यायालय की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये अधिनियम याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और साथ साथ भारत सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में उल्लिखित है। तो हम अगर पूछे कि किस भाग में इनका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 5 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक इसके बीच में इनका उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 थी पहले, जिसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। 34 में 33+1 का अनुपात है, 33+1 का, यानी कि 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इस तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कि यहाँ तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। अब हम देखेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को नियुक्त करता है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय का नागरिक बनते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उससे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का ज्ञाता हो। तो ये जो चीज़ें फुलफिल करेगा वो व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वकालत की हो। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इतनी आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इतनी आयु होनी चाहिए, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी प्रकार की आयु का बाउंडेशन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। यानी कि अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की, तो संसद द्वारा विधि बना करके बढ़ाई जाती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र या पदत्याग सकते हैं। तो इसमें क्या देखें हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यानी कि संसद द्वारा सिफारिश कर दी जाए तो न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जो इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की सदस्यता का बहुमत तथा सदन में
उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को हटाने का आधार उनका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होता है या होना चाहिए, यही है। सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और अगर हम बात करें संसद द्वारा अगर राष्ट्रपति को अनुशंसा की जाती है पद से हटाने के लिए, तो सदन की सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। वहीं हम देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि जो भी वेतन दिया जाता है वह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो और पदमुक्त होने के बाद वो किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम यानी कि गणपूर्ति करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें किसी बैठक में गणपूर्ति मतलब अगर हम बात करें तो उस बैठक के लिए 10 सदस्यों का होना अनिवार्य है, लेकिन 10 सदस्य नहीं है और 8 ही सदस्य उपलब्ध हैं, तो सदस्य बाहर से हायर किए जाते हैं और जो बाहर से हायर किए जाते हैं उन्हें हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। वो तदर्थ न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं बल्कि अस्थायी होते हैं अनुच्छेद 127 के तहत। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। यानी कि अगर संविधान से संबंधित कोई निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है, यानी कि संविधान की व्याख्या करनी है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 5 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है, यानी कि संविधान पीठ कहा जाता है। अभिहित करना मतलब कहना। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उसे अपने अवमानना जिसे कहते हैं, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। अगर आप उसके आदेशों का अवहेलना करते हो तो वह दंडित कर सकती है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, यानी कि अगर कभी भविष्य में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो उस निर्णय को एक साक्ष्य के तौर पे हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि इस निर्णय में ये बात कही गई थी। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 131 में केंद्र और राज्यों के बीच 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य और दूसरी ओर 1 या अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। इतना बड़ा लिखने का मतलब ये हुआ, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि अगर भारत और किसी राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। अगर राज्य और राज्यों के बीच होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद का निपटारा करती है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच है तो भी उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ऐसे जितने कंडीशन बन सकते हैं उस सभी कंडीशनों में सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता आती है। पूछा जाता है कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 132 से अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से अनुच्छेद 136 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णय हो या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुच्छेद 137 के अंतर्गत कोई निर्णय है, कोई आदेश है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ खोट है, कोई बोईसार गर्भित कोई बात छिपी है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि का शासन है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब है कि क्या वाकई में न्यायिक रूप से सत्य है असत्य है, इसी का जांच करना होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अगर ऐसा किया जाता है तो इससे माना जाता है कि विधि का शासन है, यानी कि कानून जिंदा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी कि अगर कोई कानून है
अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो उनको अगर अंतिम अप्रूवल देना हो तो सर्वोच्च न्यायालय ही देता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक का अभिभावक कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक कौन है, या संरक्षक तथा अभिभावक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट। जिसका? भारतीय संविधान का। देखेंगे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? कुल 7 धाराएं हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग मतलब जिसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार, किस आधार पर? साबित कदाचार या असमर्थता यानी कि अयोग्यता के आधार पर ऐसे हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। इतना बड़ा लिखने का मतलब यह हुआ कि अगर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद में 2/3 सदस्य विशेष बहुमत और उपस्थित समस्त सदस्यों का बहुमत और 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से अगर ऐसा संविधान दे दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो ऐसी अगर अप्रूवल मिल जाती है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो परामर्शी अधिकार होता है, परामर्श देने का अधिकार, वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत होता है। और परामर्श किसको देती है? राष्ट्रपति को। कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय देती है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है तो वह संसद के द्वारा बढ़ाया जाएगा, विधि के द्वारा, विधि बना करके। देश के किसी न्यायालय में चल रहे मामला या वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगर मान लो कोई मामला है, हाई कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, तो ऐसा अधिकार, ऐसा करने के अधिकार जो मिला है वो सर्वोच्च न्यायालय को मिला है। फिर भारतीय संविधान के आधारिक संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। यानी कि न्यायिक व्याख्या के आधार पर ही बेसिक स्ट्रक्चर को तय किया गया है। अब हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है। यानी कि अनुच्छेद 141 के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को विधि घोषित करती है तो भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है। यानी कि सभी न्यायालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। फिर हम देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में, ये उच्च नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर जब सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। इसके अनुसार इसका मतलब यह है अगर संसद कोई कानून बनाती है और संविधान कोई संशोधन करती है और संशोधन ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है, आधारभूत ढांचे को प्रभावित कर रहा है, तो उसका समीक्षा किया जा सकता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। यानी कि अगर संसद कोई ऐसी विधि बना देती है, ऐसा लगता है कि वह उस विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बाधित हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है, वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब वीडियो हो गया यहीं पे समाप्त। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन बनेंगे तो अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इतना जो पढ़ाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप बार बार देखें, बार बार समझें। एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे अपने आप ही समझ में आने लगेगा। यह अधिकांशतः देखता हूँ मैं PCS में, जितने भी PCS होते हैं, फिर SSC में, SSC GD में, UPSI में, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।